शुरू करने से पहले ही मैं माफ़ी माँग लूँ, ये देशभक्त का रेगुलर एपिसोड नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। जिस एरिया में मैं अभी हूँ, फैमिली मेडिकल इमरजेंसी चलते हुए, वहाँ इंटरनेट स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो मैं इसको लाइव स्ट्रीम ज़रूर कर देता। लेकिन बात तब भी ज़रूरी है। कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बात करके कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लोग सो चुके हैं। लेकिन अपनी ज़मीर के लिए, अपने कॉन्शियंस के लिए जो हो रहा है अपने सामने, जो जर्नलिज्म की हत्या हो रही है हमारे देश में, उसके लिए बोलना तो बनता है, ज़रूरी है। कम से कम हमने टाइम रहते हुए बोला था, हमने टाइम रहते हुए वार्न किया था। अब वो वार्निंग कोई सुने ना सुने, वो ऑब्वियसली दूसरी बात है। मुकेश चंद्राकर की अगर आपने कहानी नहीं सुनी है, तो काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 24 घंटों में ख़ासकर कि किस तरीके से बस्तर में एक जर्नलिस्ट की हत्या कर दी जाती है, उसे कैसे चुनवा दिया जाता है, सेप्टिक टैंक में उसे दफना दिया जाता है, कंक्रीट की स्लैब चढ़ा दी जाती है। किस तरीके से कॉकरोचों की तरह जर्नलिज्म को मार डाला जा रहा है हमारे देश में। लोग सोचते भी नहीं है 2 बार कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उन पर सज़ा क्या होगी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 2 दिन में बेल हो जाएगा। 2023 और 2024 की अगर आप बात करें, तो सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब इस बात का लगा है कि जो भी बड़े-बड़े स्टोरीज़ हमने कवर किए, पुणे पोर्शा मर्डर केस, मुंबई होर्डिंग केस, पूजा खांडकर आईएएस में जो पूरी धांधली हो रही थी, हमने इतने सारे करप्शन केसेस कवर किए और उसका नतीजा अल्टीमेटली ज़ीरो बटे अंडा ही होता है। और शायद इसमें भी वही होगा, लेकिन कम से कम जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो देशभक्त हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी आज चल रही है। आज मुकेश चंद्राकर है और कल आकाश बनर्जी होगा और परसों और कोई भी होगा। ये बात मुझे बिल्कुल इस बात पे क्लैरिटी है। और शायद इसीलिए बोलना और भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अब बढ़ने ही वाला है आने वाले सालों में, क्योंकि जिस तरीके से देश की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जा रही है, सच बोलने वालों को दफना ही दिया जाएगा। अगर आप मुकेश चंद्राकर के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं बता दूं कि वो बस्तर जंक्शन बोल के एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। 1.59 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स थे। रोड कंस्ट्रक्शन, पुल कंस्ट्रक्शन, स्कूल को लेकर जो करप्शन हो रहा था उस एरिया में, बस्तर एरिया में, अपने बस्तर एरिया के बारे में यूट्यूब चैनल चलाते थे। और ऐसे यूट्यूब चैनल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन सीक्वेंस ये हुआ कि मुकेश चंद्राकर ने एक रिपोर्टिंग की, जिसके वजह से काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस खुल गए अगेंस्ट सुरेश चंद्राकर, वहाँ के लोकल छुटपुट छुटभैये बाहुबली, जो वॉनबी बाहुबली होते हैं, जो सब स्ट्रॉन्गमैन बनने की कोशिश करते हैं। तो सुरेश चंद्राकर वहाँ के अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी कहते थे, डू गुडर भी कहते थे, बट अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के एक दलाल हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, स्कूल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनको। खबर यह है कि जब हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, तो जर्नलिज्म का तब हैप्पी न्यू ईयर बन रहा था। 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के 2 लोग, रितेश एंड महेंद्र, उनको बुलाते हैं मुकेश चंद्राकर को बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो उनसे काफ़ी खफा हैं, उनकी रिपोर्टिंग काफ़ी डेडली हो चुकी है। बात आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, आर्ग्यूमेंट हाथापाई में बदल जाती है, और एक हैवी ऑब्जेक्ट से मुकेश के सर पे मारा जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसको छुपाने के लिए वहाँ के जो सेप्टिक टैंक है, उस पे मुकेश को दफना दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है और उस पर एक कंक्रीट की परत चढ़ा दी जाती है। ये ऐसा किया इसलिए गया है क्योंकि हमारे देश में अब जो क्रिमिनल्स हैं, उनको लगता है कि ये कर भी देंगे तो क्या होगा, या तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, पता चल गया तो 1 दिन में बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, 1 दिन में बात खत्म नहीं हुई तो 2 दिन में बेल मिल जाएगी। ये बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अच्छा, हम अरेस्ट हो जाएंगे, 2 दिन में बेल मिल जाएगी। अब हुआ ये कि जब महेंद्र के और भी रिश्तेदारों ने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो पता चला कि इनका जो लास्ट लोकेशन है, ये एक फार्म हाउस है जहां ये रितेश और महेंद्र से मिले थे। फार्म हाउस में जाकर जब पता किया, तो फिर ये कंक्रीट के बारे में पता चला, स्लैब के बारे में पता चला, स्लैब को तोड़ा गया, फिर उनकी डेड बॉडी मिली और बहुत ही गंदे हालत में मिली। मैं आज ना कोई फोटो चला रहा हूँ, ना वीडियो चला रहा हूँ, क्योंकि जिनको सुनना होगा वो ऐसे ही सुनेंगे। प्रॉब्लम ये एक मर्डर का नहीं है। देखिए, इतने बड़े देश में तो मर्डर्स होंगे, तो उसमें कोई बहुत सारे बोलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है।
प्रॉब्लम ये है कि जब इंटरनेशनल रेटिंग्स में हमारी जर्नलिज्म की थू-थू होती है, जब हम पाकिस्तान से कम्पीट कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स में हम 160th पायदान आउट ऑफ 180th पे पहुंच जाते हैं, तो लोग बोलते हैं ये सब तो जॉर्ज सोरोस का किया कराया है, हमारे देश हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और जर्नलिज्म फल फूल रहा है। जर्नलिज्म की हत्या कैसे हो रही है, उसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि एक तो होता है आपने जर्नलिज्म की हत्या ऊपर से की, माने आपने जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनमें एडवर्टाइजिंग रुकवा दी, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनको आपने खरीद लिया। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो और डेडली होता है कि कम से कम कुछ लोग हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटा पब्लिकेशन चला रहे हैं, डिजिटल की सहायता ले रहे हैं, उनको कैसे चुप कराओगे? अब दिल्ली में बैठा जर्नलिस्ट या कोई भी मेट्रो में बैठा जर्नलिस्ट वो बस्तर में जाकर तो इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं। और इसीलिए डिजिटल ने बहुत मदद की है कि जो लोकल एरिया जर्नलिस्ट है, जो सिर्फ पहले स्ट्रिंगर हुआ करता था, जब हम लोग टेलीविजन में हुआ करते थे तो ये स्ट्रिंगर्स कंप्लीटली टेलीविजन पर डिपेंड करते थे। मुकेश चंद्राकर भी एक तरीके का स्ट्रिंगर ही कह लीजिए, लोकल रिपोर्टर कह लीजिए। इनके कुछ कुछ रिपोर्ट्स बड़े बड़े चैनल पे जाते हैं जहां से उन्हें थोड़ी बहुत पैसे मिलते हैं, उनका खर्चा पानी चल जाता है। लेकिन डिजिटल आने के बाद छोटे छोटे जो ये स्ट्रिंगर्स थे, इन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल चला दिया। यूट्यूब की बेस्ट बात तो यही है ना कि आपको कोई खजाना नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं चाहिए जिससे आपको 500 करोड़ का कोई स्टूडियो सेटअप करना पड़े, 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाना पड़े। इसकी वजह से काफ़ी इक्विटेबल एक डिस्ट्रीब्यूशन आया है जर्नलिज्म में। तो मुकेश कर क्या रहे थे कि वो बड़े चैनल्स, एनडीटीवी जैसे चैनल के लिए भी काम कर चुके हैं, उनको भी रिपोर्ट्स दे चुके हैं और अपना चैनल बस्तर जंक्शन भी चला रहे थे। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके देखिएगा क्या क्या काम करते थे वो। प्रॉब्लम होने लगी कि जब बस्तर जंक्शन जैसा चैनल अच्छा काम करने लगा, अच्छे व्यूज आने लगे, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स एक लोकल चैनल के लिए एक डिसेंट नंबर माना जाता है। नाउ अगर आप ऐसे लोकल लेवल पे जो जर्नलिस्ट दो पैसा कमा के काम करने की कोशिश भी कर रहा है, किसी की दलाली नहीं कर रहा है, तो उसको चुप कैसे कराओगे? ये एक मैसेज जाता है मुकेश चंद्राकर के केस से कि कैसे हम जर्नलिस्ट को चुप करा सकते हैं, लोकल रिपोर्टर्स को चुप करा सकते हैं, हम उन्हें सीधे मार ही देंगे। इनका जो मेन जो समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली ये अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें कितना रोल है, सुरेश चंद्राकर इसमें कितने इन्वॉल्व हैं, और जो रितेश और महेंद्र हैं ये इनके कज़न ही हैं मुकेश चंद्राकर के, तो ये आपस में एक दूसरे को जानते भी थे। कहा जाता है कि बस्तर में एक रोड कंस्ट्रक्शन था जिसका 50 करोड़ का जो बजट था वो 120 करोड़ रुपए बना दिया विदाउट एनी विजिबल चेंज इन द स्कोप ऑफ द वर्क। तो काम में कोई चेंज नहीं है, काम सब स्टैंडर्ड है, रास्ता ढह जा रहे हैं, स्कूल्स में बाढ़ आ जा रही है, लेकिन 50 करोड़ से 120 करोड़ बजट चेंज हो जा रहा है। तो आप सोचिए पैसा कितना कमाया जा रहा है, करप्शन कितने लेवल पर हो रहा है। और यही चीज जब लोकल लेवल एक जर्नलिस्ट एक्सपोज करता है तो बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है। ये केस इसलिए भी मुझे खटका क्योंकि जब मैंने दांतेवाड़ा में, बस्तर में रिपोर्टिंग किया था, कांकेर में जब एंटी नक्सल स्कूल में जाकर मैंने जब वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल्स, ब्रिगेडियर पोनवार से जब बात की थी, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी मुझे। कहा था कि हमारे फोर्सेस के लिए नक्सल्स को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि जब हम किसी को पीछे खदेड़ भी देते हैं तो उसके बाद जो शैम ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो फ्रॉड होता है डेवलपमेंट के नाम के, उसी के वजह से नक्सल्स वापस आ जाते हैं। तो नक्सल्स को बंदूक से नहीं विकास से हराया जा सकता है। लेकिन देखिए इस नक्सल एरिया में किस तरीके का विकास हो रहा है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये पैसा खा जाते हैं, लोगों का विकास होता नहीं है, और इसी बात को इस्तेमाल करके नक्सल्स वापस आ रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई नक्सल्स विन। और ये सुरेश चंद्राकर बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जिनका नाम अब इस पूरे मर्डर केस में आ रहा है। सोचिए बस्तर जैसे एरिया में हेलीकॉप्टर मंगवाया था अपने शादी में, रशियन डांसर्स मंगवाया था अपने शादी में, कहा जा रहा है 10-12 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने शादी में। और इनके तार कांग्रेस से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स इनको कांग्रेस सरकार से मिले थे। अब भूपेश बघेल बताएं भाई क्या क्या लिंक है क्या नहीं है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में एससी विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब इससे ऑब्वियसली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक तू मैं शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है देखिए बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है, और बीजेपी कह रही है देखिए ये बंदा तो कांग्रेस के साथ पूरा मिला हुआ था। मेरा कहना है कि भाई देखो भाई बीजेपी वालों, ये तो अगर कांग्रेस से जुड़ा है
तो कम से कम इसको ही पनिशमेंट दिलवा दो, क्योंकि हम तो यहाँ देशभक्त पर थक गए हैं। हाई प्रोफाइल केसेस भी जब हम दिखाते हैं, चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो, जब उसकी बीवी को भी, स्ट्रेंज वाइफ को भी बेल मिल गई है, पुणे पोर्शा केस में भी सबको बेल मिल गया है, मुंबई होर्डिंग केस में भी सबको बेल मिल गया है। तो जो केसेस हाईलाइट भी होती हैं गलती से, पब्लिक अटेंशन भी मिल जाता है, उनमें भी तो कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो क्यों ना इस केस में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिखा दो, क्योंकि ये जो बुलडोजर एक्शन करके दो टीन के शेड गिराकर लोगों का जो गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, उससे जस्टिस नहीं डिलीवर हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बिगर इशू है। ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट की हत्या नहीं है, ये हमारे देश में जो सच्चाई है उसकी हत्या है। अब आप बोलोगे सच्चाई की हत्या कैसे है? ये जो आए दिन आप देखते रहते हो, बिहार से लेकर और दूसरे जगह पर पुल गिर जा रहा है, रास्ता आदमी अपने हाथ से रास्ता उखाड़ दे रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, और रिपोर्टर्स को आइदर खरीद लिया गया है या फिर जो स्ट्रिंगर है उसे आप मार दे रहे हो। तो जो ग्राउंड लेवल पर जब सच्चाई नहीं निकलेगी तो हम क्या रिपोर्ट करेंगे? क्योंकि जनरली होता है आज के डेट में और डिजिटल एज में कि जो रिपोर्टिंग ग्राउंड पे हो रही है, उनमें से जो चीज़ें ट्रैक्शन पकड़ती हैं, जो इंटरेस्टिंग होती हैं, जो बड़ी खबरें होती हैं, वो फिर ऊपर आती हैं, वेब पब्लिकेशंस उठाती हैं, हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स उसको उठाते हैं। लेकिन अब होगा क्या कि ग्राउंड लेवल पर ही अगर आप ऐसे रिपोर्टर्स को मार डालोगे, तो जो ग्राउंड लेवल पर खबरें हैं वो ना ऊपर आएंगी, और ना और फिर जब रास्ता खराब होगा और उस पर मरोगे आप और आपकी फैमिली और मैं, तो फिर कोई बचाने वाला तब नहीं होगा। उसके बाद आप 500 साल की खुदाई करते रहोगे, दैट्स ओके। लेकिन जो देश में विकास के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उसको दिखाने वाला और कोई नहीं रहेगा, अगर मुकेश चंद्राकर जैसे स्मॉल रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स की ऐसे हत्या कर दी जाए। अब आप भड़क जाओगे जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ूंगा कि देखिए देखिए हम तो बताएंगे नहीं कि हमारे देश में पत्रकारिता की क्या हाल है। जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनको कहोगे जॉर्ज सोरोस है, और फिर जब ऐसे एपिसोड्स आएंगे तो कहोगे ये तो फिर वन ऑफ है, तो उनके लिए एपिसोड है भी नहीं। लेकिन एज ऑफ 2023 2024 की अगर हम बात करें, 2023 में 5 जर्नलिस्ट मारे गए हमारे देश में, 226 वर टारगेटेड। ये आंकड़ा 2024 में क्या होगा वो देखने वाली बात है। और इससे पहले कि आप इसमें पॉलिटिक्स लाओ, अगर जर्नलिस्ट थ्रेटेंड और किल्ड की बात करें, तो जो टारगेट किए गए हैं जो जर्नलिस्ट, 226 केसेस जिसको टारगेटेड बताया जा रहा है इस सर्वे में, जिसमें स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पार्टी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं। उनमें 54 टारगेटेड अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन दिल्ली, वेस्ट बंगाल एट नंबर 2, 25, मणिपुर एट 22, यूपी एट 20, केरला एट 16, झारखंड 11, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आसाम और बिहार आता है। तो अगर आप देखें तो दिल्ली भी है, वेस्ट बंगाल भी है, मणिपुर भी है, यूपी भी है, केरला भी है, झारखंड भी है। सारे पार्टीज इसमें मिले हैं। तो इससे पहले आप बोलो कि ये जॉर्ज सोरोस करा रहा है या राहुल गांधी करा रहा है या आम आदमी पार्टी करा रहा है, ये समझिए कि जो भी पार्टी सत्ताधारी है वो जर्नलिस्ट को चुप कराने की कोशिश करेगा। ये आप पर और मुझ पर निर्भर है कि भाई हम क्या पत्रकारिता को सपोर्ट करेंगे, या फिर हम सोचेंगे कि वो जो 9 बजे जो चीखा चिल्ली होती है वही ठीक है, उसी में रहकर इसी भ्रम में जिए कि भैया हम तो विश्वगुरु बन चुके हैं, हमारे देश में तो सड़कें अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं, जैसा कि नितिन गडकरी ने बोला था कि 2024 के एंड तक हो जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना 10-15 ऐसे आपको रिपोर्ट्स दिखा दूंगा, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक सिंपल अटैक नहीं है, ये एक पैटर्न है, क्योंकि सबको मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। आप और हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और जर्नलिस्ट अगर टपक गया, कल अगर मुझे कुछ हो गया, लाइव स्ट्रीम पे मैं अक्सर देशभक्त में मजाक करता हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया, मार दिया, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया 4 साल के लिए, तो एक मोमबत्ती जलाने नहीं आएगा इंडिया गेट पर। तब लोग फिर एक डिजिटल मोमबत्ती लगा देते, इमोजी लगा देते। मैंने कहा कम से कम ये कर देना, एक एक एक, एक इमोजी लगा देना मोमबत्ती का। लेकिन मैं नीचे लगा के दे देता हूं। उत्तराखंड में अभी रिसेंटली योगेश धिमानी के साथ भी हुआ था, ड्रग माफिया अंकिता भंडारी केस में काफ़ी रिपोर्टिंग की थी। अब आप बोलोगे अंकिता भंडारी कौन सा केस है, तो बड़ी दुखद बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। गुजरात कोंटा में सैंड माफिया, आप रिपोर्ट कर लो सैंड माफिया के खिलाफ, उनको ना लॉ की पड़ी है ना कॉन्स्टिट्यूशन की पड़ी है, वो तो सीधा आपको सर से और जान से मार देंगे। एमपी में सिद्धि में याद है
जर्नलिस्ट समेत 8 लोगों को पुलिस स्टेशन में ही नंगा कर दिया। तो हालत तो पत्रकारिता की ये हो गई है, सच दिखाने वालों की ये हो गई है कि उन्हें सीधा नंगा कर दिया जाता है। तो मुकेश चंद्राकर का जो केस है, मैं सिर्फ आज ये ब्रॉडकास्ट उनके लिए कर रहा हूं जो ये सीक्वेंस समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। बाकी लोग कहेंगे सब चंगा सी है, रात को 9 बजे डिबेट बिल्कुल ठीक है और बाबर और नेहरू में ही हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर देश की असली जो प्रोग्रेस है या लैक ऑफ प्रोग्रेस है, वो तो नीचे से ही आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा, गांव लेवल पर आएगा। लेकिन वहां कैसे जर्नलिज्म को रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, या तो खरीदा जा रहा है या तो मार डाल दिया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी कहते हैं, ये क्यों कहते हैं? बहुत लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब मैं कहता हूं संविधान में जर्नलिस्ट को लेकर कुछ नहीं है, संविधान में जर्नलिस्ट के लिए कोई सहूलियत नहीं है, संविधान में जर्नलिस्ट के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, संविधान में जर्नलिस्ट को उतना ही रिकग्नाइज किया गया है जितना आप और मैं एक नॉर्मल सिटीजन को रिकग्नाइज किया गया है। लेकिन जो जर्नलिज्म करता है वो है एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि वो जुडिशरी को भी देखता है कि अगर जज ने कोई गलत डिसीजन लिया है तो उस पर भी टिप्पणी करेगा, अगर पॉलिटिशियन गलत काम कर रहा है तो उसका काम होता है चेक एंड बैलेंस, इसीलिए कहते हैं वॉच डॉग। अब वो दूसरी बात है कि लैप डॉग हो गया है, वही वॉच डॉग जाकर लैप में बैठ गया है। लेकिन पत्रकारिता का काम ही यही होता है कि जो गलत हो रहा है उसे हाईलाइट करो। लेकिन जब हाईलाइट करने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो ये जो गलत काम हो रहे हैं जो गाँव में, कस्बों में, वो और भी होते रहेंगे। तो मुकेश का केस, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज मुकेश के साथ हो रहा है, इस बात को आप लिख लीजिए कि अगर इसको अभी हमने चेक नहीं किया तो फ्रॉम अ स्मॉल बस्तर यूट्यूब इट विल कम टू द स्टेट कैपिटल्स एंड देन इट विल अल्टीमेटली कम टू द नेशनल कैपिटल। इस बात की आप गारंटी ले लीजिए, नंबर सबके आएंगे और आप हंसते रहिएगा, तब तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, जब पेपर लीक होगा तब कोई बोलने वाला नहीं होगा, जब नौकरी नहीं मिलेगी तब कोई बोलने वाला नहीं होगा। हमारे पास सैकड़ों मैसेजेस आते हैं कि अरे बिहार में इतने सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कर दीजिए, अरे नर्सेज प्रोटेस्ट कर रही हैं, कर दीजिए, अरे हमारे साथ यहाँ गलत हुआ, ये कर दीजिए। आपके लिए बोलने वाला पत्रकार ही है, और खासकर कि आपके एरिया का लोकल पत्रकार है। हो सके तो इस बात को रिकॉग्नाइज करिए, हो सके तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। आपके आसपास जो काम कर रहा है, जो बोल रहा है, यूट्यूब का सहारा ले रहा है, सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है, सच को दिखा रहा है, उसको सपोर्ट करिए। नहीं तो आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं रह जाएगा। मेरे पास जब मेल आता है मैं तो आप बोलता हूं कि अच्छा ये बताइए दूसरों के लिए आपने क्या बोला है, इससे पहले कि मैं आपके लिए बोलूं आप बताइए कि आपने किसके लिए अभी तक आवाज उठाया है। और जनरली उसके बाद कोई मुझे वापस कोई मेल, कोई आंसर उसका आता नहीं है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, थोड़ा सा अपने अराउंड भी देखिए, अपने एरिया में देखिए कौन बोल रहा है, कौन खड़ा है सत्य के साथ, कौन सिस्टम को सवाल उठा रहा है। प्लीज उसको सपोर्ट करिएगा, नहीं तो मुकेश चंद्राकर की तरह और भी केसेस होंगे और शायद एक दिन मेरा भी केस होगा।